हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था निशस्त्रीकरण से रिलेटेड, जिसमें हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 पार्ट पढ़ चुके थे और लास्ट हमने पढ़ा था कि राष्ट्र संघ द्वारा निशस्त्रीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और राष्ट्र संघ के बाहर निशस्त्रीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। ये सारे टॉपिक हमने पढ़ चुके थे। निशस्त्रीकरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी आवश्यकता, ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। आज हम शुरू करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के क्या प्रयास हुए। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ द्वारा प्रयास किए गए जो कि असफल रहे, और राष्ट्र संघ के बाहर भी कई देशों ने प्रयास किए जो कि असफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध हो जाने के बाद एक बार फिर से सारे विश्व में एक बात की प्रश्न उठा कि निशस्त्रीकरण फिर से किया जाना चाहिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से एक बार प्रयास किए गए निशस्त्रीकरण को करने के लिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नया संगठन बना। राष्ट्र संघ की असफलता के बाद एक नया संगठन बनाने की कोशिश की गई, जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ एक नया विश्व का संगठन बना। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निशस्त्रीकरण, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना था संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने क्या क्या प्रयास किए, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। अगर देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र संघ की दूसरी धारा में निशस्त्रीकरण की चर्चा की गई है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, यानी संविधान है, उसकी धारा नंबर 2 दूसरी धारा में निशस्त्रीकरण की चर्चा की गई। यानी निशस्त्रीकरण के बारे में उस धारा में उल्लेख किया गया है। निशस्त्रीकरण की जिम्मेदारी यहाँ पर यूएनओ में या संयुक्त राष्ट्र संघ में निशस्त्रीकरण की जिम्मेदारी महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों पर डाली गई। यानी महासभा और सुरक्षा परिषद मिलकर इस निशस्त्रीकरण को लागू करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर यानी संविधान की दूसरी धारा में निशस्त्रीकरण की चर्चा की गई है और निशस्त्रीकरण की जिम्मेदारी महासभा और सुरक्षा परिषद पर डाली गई। यानी ये दो अंग है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा और सुरक्षा परिषद, इन पर इसकी जिम्मेदारी डाली गई है कि निशस्त्रीकरण को किसी भी तरह से किया जाए। अगर आगे देखें तो दूसरा पॉइंट है, चार्टर में निशस्त्रीकरण संबंधी कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए पहला कदम 15 नवंबर 1945 को उठाया गया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर यानी संविधान में जो निशस्त्रीकरण संबंधी कानून दिए थे, उन कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए यानी लागू करने के लिए पहला कदम पहली बार 15 नवंबर 1945 को पहला कदम उठाया गया, जब कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने, तीन देशों की सरकारों, कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने यह प्रस्ताव रखा कि परमाणु ऊर्जा के अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण के लिए, यानी परमाणु बम या परमाणु ऊर्जा पर नियंत्रण करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण करने के लिए पर कार्य करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्रीय आयोग स्थापित की जाए। यानी परमाणु ऊर्जा के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण, यानी जो देश परमाणु ऊर्जा या परमाणु हथियारों का बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन पर नियंत्रण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आयोग बनाया जाए, जो कि एक संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है। तो चार्टर में जो निशस्त्रीकरण संबंधी कानून दिए थे, उसको क्रियान्वित करने के लिए पहला कदम 15 नवंबर 1945 को उठाया गया, जब कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार ने प्रस्ताव रखा कि परमाणु ऊर्जा के अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण पर कार्य करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक संयुक्त राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाए। यूएनओ की पहली महासभा ने संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कर दी गई। 15 नवंबर 1945 को जिस आयोग को गठन के बारे में बात की जा रही थी, वहां पर यूएनओ की पहली महासभा में ही इसका गठन कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग के नाम से इसे गठन कर दिया गया। इसमें जो सदस्य थे वो सुरक्षा परिषद के जो देश सदस्य थे, वही सदस्य इस परमाणु ऊर्जा आयोग के भी सदस्य थे। लेकिन उनमें से एक देश ऐसा था जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं था, लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग का सदस्य था, वो देश था कनाडा। तो जिसके सदस्यों में सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के साथ साथ
कनाडा भी शामिल था। परमाणु ऊर्जा आयोग की पहली बैठक में एक राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण यानी कि बरूक योजना पेश की गई। परमाणु ऊर्जा आयोग की पहली बैठक में अमेरिका ने एक राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण यानी बरूक योजना या एचेसन लिलियंथल योजना पेश की। तो सदस्यों का निर्माण होने के बाद परमाणु ऊर्जा आयोग जो बना था उसने अपनी पहली बैठक की और इस पहली बैठक में अमेरिका ने एक राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण यानी कि इस योजना पर एक प्रारूप प्रस्तुत किया। यानी परमाणु ऊर्जा आयोग की पहली बैठक में एक राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण या बरूक योजना के नाम से एक योजना अमेरिका ने पेश की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे 13 फरवरी को 1947 को सुरक्षा परिषद ने पारस्परिक हथियार आयोग की स्थापना की। परमाणु ऊर्जा आयोग के बाद 13 फरवरी 1947 को सुरक्षा परिषद ने पारस्परिक हथियार आयोग की स्थापना की। इसके भी सदस्य वे ही देश थे जो सुरक्षा परिषद के सदस्य थे। तो इसमें वे ही देश सम्मिलित थे जो सुरक्षा परिषद के सदस्य थे और इस आयोग को वे कार्य दिए गए जो परमाणु आयोग को नहीं सौंपे गए थे। यानी इस आयोग को वे कार्य करने की मनाही थी जो परमाणु आयोग को सौंपे गए थे। यानी ये आयोग वे कार्य नहीं कर सकता था जो परमाणु ऊर्जा आयोग करता था। परमाणु ऊर्जा आयोग के अलावा जो कार्य है यानी परमाणु से संबंधित कार्य परमाणु ऊर्जा आयोग को सौंपे गए, तो उन कार्यों के अलावा जो कार्य है उन वो कार्यों को यह सुरक्षा परिषद का पारस्परिक हथियार आयोग करता था। तो 13 फरवरी 1947 को सुरक्षा परिषद ने पारस्परिक हथियार आयोग की स्थापना की। इसके सदस्य वे सदस्य थे जो कि सुरक्षा परिषद के सदस्य थे और इस आयोग को वे कार्य करने की मनाही थी जो परमाणु ऊर्जा आयोग को सौंपे गए थे। यानी जो कार्य परमाणु ऊर्जा आयोग करेंगे वो पारस्परिक हथियार आयोग नहीं करेगा। तो परमाणु ऊर्जा आयोग को परमाणु से संबंधित कार्यों को दिया गया था। तो परमाणु ऊर्जा के अलावा अगर कोई कार्य है तो वह पारस्परिक हथियार आयोग के द्वारा किया जाएगा। अगर आगे देखें तो 11 जनवरी 1922 को छठी महासभा यानी महासभा की छठी मीटिंग के अंदर 11 जनवरी 1952 को महासभा की जो छठी मीटिंग हुई थी, छठी महासभा ने संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की। यानी 11 जनवरी 1952 को महासभा की छठी मीटिंग में संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना हुई। यानी एक नए आयोग की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना, जिसने परमाणु ऊर्जा जो पहले बनाया गया था उसके बाद पारस्परिक हथियार आयोग बनाया गया, इन दोनों का स्थान इसने ले लिया। यानी इन दोनों को मिला दिया गया और संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग बनाया गया। तो परमाणु ऊर्जा आयोग भी हट गया और पारस्परिक हथियार आयोग दोनों का स्थान संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग ने ले लिया। निशस्त्रीकरण आयोग सुरक्षा परिषद के नियंत्रण में कार्य करेगा। यानी इस आयोग पर नियंत्रण किसका रहेगा? सुरक्षा परिषद का रहेगा। और इस आयोग ने 2 समितियां स्थापित की। इस आयोग द्वारा परमाणु संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग ने अपनी 2 समितियां स्थापित की। पहली समिति थी, एक समिति को इसने कार्य दिया हथियारों से सेनाओं के नियमन का कार्य सौंपा। यानी सेनाओं के पास किस प्रकार के हथियार और किस प्रकार के हथियार उसके नियमन का कार्य सौंपा। और दूसरी समिति राष्ट्रों द्वारा सेनाओं व हथियारों के संबंध में जो जानकारी दी गई थी या सूचनाएं दी गई थी उसके ऊपर विचार विमर्श करती है। यानी पहली समिति ये देखती है कि सेना के पास हथियार कौन कौन से कैसे हैं, नियमन का कार्य क्या। और दूसरी समिति राष्ट्रों द्वारा जो सूचनाएं दी गई थी दूसरी समिति को सेना और हथियारों के बारे में, तो उसके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए दूसरी समिति कार्य करती थी। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के प्रयास शुरू हुए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। आगे हुआ था जेनेवा शिखर सम्मेलन। जेनेवा शिखर सम्मेलन जो कि जुलाई 1955 में हुआ था। जेनेवा शिखर सम्मेलन जुलाई 1955 में हुआ था, जो सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका और फ्रांस ने इसमें भाग लिया था। सोवियत संघ,
ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, इन 4 देशों ने इस जेनेवा शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि जुलाई 1955 में हुआ था। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे आइजनहोवर, उस समय मुक्त आकाश योजना रखी थी। यानी जेनेवा शिखर सम्मेलन जो कि सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस के बीच में हुआ था, इस सम्मेलन में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे आइजनहोवर, उसने मुक्त आकाश योजना इस सम्मेलन के अंदर रखी थी। मुख्य आकाश योजना का उद्देश्य था कि एक देश दूसरे देश के आकाश पर निरीक्षण प्रदान करना था। यानी एक देश है वो दूसरे देश के आकाश पर निरीक्षण कर सकता था, यानी दूसरे देश के आकाश का निरीक्षण कर सकता था। पहले क्या था, एक देश दूसरे देश के आकाश पर निरीक्षण नहीं कर सकता था, यानी ध्यान नहीं रख सकता था। तो यहाँ पर मुक्त आकाश योजना के अंतर्गत एक देश को दूसरे देश के आकाश पर निरीक्षण प्रदान किया गया, यानी निरीक्षण यानी देख रेख कर सकता था। इस योजना के अनुसार, यानी जेनेवा शिखर सम्मेलन की योजना के अनुसार, यह प्रस्ताव भी रखा गया कि सोवियत संघ और अमेरिका जो है वो अपनी सेनाओं की संख्या, शस्त्रागारों की संख्या, सैनिक सामान तैयार करने के कारखानों की संख्या, सैनिक अड्डों की पूर्ण जानकारी देगा। जेनेवा शिखर सम्मेलन में सोवियत संघ और अमेरिका अपनी सेनाओं की जानकारी देगा, शस्त्रागारों की संख्याओं की जानकारी देगा, सैनिक सामान तैयार करने वाले कारखानों की जानकारी देगा, सैनिक अड्डों की पूर्ण रूप से जानकारी देगा, तथा विद्युत उपकरण द्वारा हवाई निरीक्षण जो किया जाता है, यानी हवाई मार्ग पर विद्युत उपकरण द्वारा अगर कोई निरीक्षण की व्यवस्था है तो उसकी भी जानकारी सोवियत संघ और अमेरिका देगा। लेकिन सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सोवियत संघ इस प्रस्ताव के विरोध में चला गया, क्योंकि उस समय सारे विश्व में अमेरिका के अड्डे फैले हुए थे। तो सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सारे विश्व में उस समय अमेरिका के अड्डे विद्यमान थे। तो सोवियत संघ ने यह जानकारी देने से मना कर दिया। आगे देखें तो 24 जनवरी 1957 को सोवियत संघ ने फिर से एक प्रस्ताव रखा कि निशस्त्रीकरण आयोग को जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए, यानी उसको विस्तृत रूप दिया जाए, और मिस्र, भारत, पोलैंड, लैटिन अमेरिका देश को भी इसका सदस्य बनाया जाए। तो सोवियत संघ ने यह प्रस्ताव रखा 1957 में कि जो निशस्त्रीकरण आयोग है उसको और बढ़ाया जाए और उसमें मिस्र, भारत, पोलैंड, लैटिन अमेरिका जैसे देशों को सदस्य बनाया जाए। तो इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निशस्त्रीकरण के बहुत सारे प्रयास हुए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। इसके बाद 3 फरवरी 1958 में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री मार्शल बुल्गानिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर के समक्ष निशस्त्रीकरण की एक और योजना प्रस्तुत की। यानी कि जो जो देश चाहते थे वो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने मिलकर निशस्त्रीकरण की अलग अलग योजनाएं प्रस्तुत की। तो ये योजना प्रस्तुत करने वाले थे सोवियत संघ के प्रधानमंत्री मार्शल बुल्गानिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर के सामने ये निशस्त्रीकरण की एक नई योजना प्रस्तुत की, जिसे कि बुल्गानिन योजना के नाम से जानते। तो 3 फरवरी 1958 को सोवियत संघ के प्रधानमंत्री मार्शल बुल्गानिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर के सामने निशस्त्रीकरण की एक नई योजना प्रस्तुत की, जो कि बुल्गानिन योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना में अगर देखें तो निम्न बातों पर जोर दिया गया। पहली बात थी अणु बम का परीक्षण बंद किया जाए। सारे देश हैं वो अणु बम का जो परीक्षण है वो बंद कर दें। अगर दूसरा देखें तो अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन आणविक शस्त्रों का परित्याग कर दे, यानी अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन है वो आणविक शस्त्रों को छोड़ दे, यानी उनके पास हो तो उनको नष्ट कर दे, छोड़ दे। तीसरी अगर बात देखें तो नाटो तथा वार्सा पैक्ट के देशों में अनाक्रमण समझौता, नाटो में जो देश है तथा वार्सा पैक्ट में जो देश है वो एक दूसरे पर आक्रमण न करें, उनके ऊपर अनाक्रमण का समझौता हो।
चौथी बात देखें तो जर्मनी व यूरोपीय देशों से विदेशी सेनाओं को हटा लिया जाए, यानी जर्मनी और यूरोपीय देशों में जो विदेशी सेनाएं थी उनको वहां से हटा लिया जाए। और पांचवा है आकस्मिक आक्रमणों को रोकने के लिए भी समझौता हो, यानी अचानक जो आक्रमण होते हैं उनको रोकने के लिए भी समझौता हो। तो ये 5 जो बातें हैं उनके ऊपर जोर दिया गया बुल्गानिन योजना के अंतर्गत। ये प्रधानमंत्री मार्शल बुल्गानिन जो कि सोवियत संघ के थे, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहोवर के सामने एक नई निशस्त्रीकरण योजना को प्रस्तुत किया था। उनमें ये 5 बातें थी कि अणुबम का परीक्षण बंद किया जाए, अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन आणविक शस्त्रों को छोड़ देंगे, इस बात पर ध्यान दिया जाए। नाटो और वार्सा पैक्ट के जो देश हैं वो अनाक्रमण समझौता करें, यानी आक्रमण नहीं करने का समझौता करें। जर्मनी और यूरोपीय देशों में जो विदेशी सेनाएं उनको हटा लिया जाए। और पांचवा और अंतिम, आकस्मिक आक्रमणों को रोकने के लिए वहां पर समझौता हो। तो इसके अलावा भी बहुत सारे प्रयास किए गए थे, उन प्रयासों के हम कुछ नाम लिख देते हैं क्योंकि प्रयास तो बहुत सारे हुए थे। तो आगे के प्रयासों की कुछ संध्या के नाम हम लिखेंगे सिर्फ कि वो संध्या कब हुई थी और उनका क्या नाम था। अगर आगे देखें तो 1963 की आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो हुई थी वो 14 जुलाई 1963 को मॉस्को में हुई थी। 1963 की आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि यह हुई थी ब्रिटेन, सोवियत संघ और रूस के बीच हुई थी। 1963 की आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसमें अणु बमों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी नियम पारित हुए थे। तो अणु बमों के परीक्षण से संबंधित प्रतिबंध की जो संधि थी वो 1963 में 14 जुलाई 1963 को मास्को सम्मेलन में हुई थी, ब्रिटेन, सोवियत संघ और रूस के बीच। इसके बाद देखिए बाह्य आकाश संधि। बाह्य आकाश संधि हुई थी 1966 में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच। 1966 में हुई थी अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के बीच। यह बाह्य आकाश संधि इससे रिलेटेड थी, यानी इससे संबंधित थी, न्यूक्लियर शस्त्रों को आकाश में जाने पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित ये संधि थी, जो कि सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच हुई थी। 1966 में हुई थी। न्यूक्लियर जो शस्त्र होते हैं उनको आकाश में जाने से पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित यह संधि थी। अगर तीसरी संधि की बात करें तो अणु अप्रसार संधि जो कि 1968 में हुई थी। अणु अप्रसार संधि 1968 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की राजनीतिक समिति जो थी, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा उसकी जो राजनीतिक समिति थी उसने परमाणु हथियारों के प्रसार और निर्माण पर प्रतिबंध लगाने या नियंत्रण करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें संघ के जो महासभा के जो 112 सदस्य थे उनमें से 110 ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया था। यानी कि जो प्रस्ताव था परमाणु हथियारों के प्रसार और निर्माण पर नियंत्रण करने से संबंधित प्रस्ताव, महासभा ने 112 सदस्यों में से 110 ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, जबकि अल्बानिया एक ऐसा देश था जिसने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया था तथा क्यूबा तटस्थ रहा था, यानी क्यूबा ने न तो पक्ष में मत दिया था न विपक्ष में मत दिया था, यानी क्यूबा ने कोई मत नहीं दिया था, जबकि अल्बानिया ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया था। अगर इस संधि में बात करें तो इसमें कुछ निम्न बातें, मुख्य बातें रही हैं, जिसमें से परमाणु राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु बम के निर्माण के रहस्य की जानकारी नहीं देंगे। यानी कि इस संधि में यह बात की गई कि परमाणु अस्त्र जिनके पास हैं वो राष्ट्र परमाणु जिनके पास नहीं है, हथियार नहीं है, उन राष्ट्रों को परमाणु हथियारों की जानकारी नहीं देंगे। तो यह इसकी मुख्य बात थी। अगर दूसरी बात देखें तो परमाणु राज्य परमाणु अस्त्र विहीन राज्यों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता नहीं करेंगे। यानी इस संधि के अनुसार जिनके पास परमाणु अस्त्र हैं वे राष्ट्र जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं है उन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में सहायता यानी मदद नहीं करेंगे। यानी जिनके पास नहीं है उनको मदद नहीं करेंगे कि वो परमाणु अस्त्र प्राप्त करें। तो दूसरी मुख्य बात यह थी। अगर तीसरी मुख्य बात की बात करें तो परमाणु अस्त्र विहित राष्ट्र परमाणु बम बनाने का अधिकार त्याग देंगे। यानी कि जिनके पास परमाणु अस्त्र है वो अब परमाणु बम नहीं बनाएंगे। यह भी इसमें तय किया गया कि जिनके पास परमाणु बम है वो परमाणु बम नहीं बनाएंगे, जिनके पास परमाणु बम नहीं है ये परमाणु बम वाले उनकी सहायता भी नहीं करेंगे
कि परमाणु अस्त्र प्राप्त कर सके वो सहायता भी नहीं करेंगे और परमाणु अस्त्र इनको देंगे भी नहीं। जिनके पास परमाणु अस्त्र नहीं है उनको परमाणु अस्त्र वाले राष्ट्र परमाणु अस्त्र देंगे भी नहीं। इस कुछ बातों पर यहां पर संधि हुई थी। परमाणु अस्त्रों के परीक्षण और विस्फोट पर रोक लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने की भी बात की गई कि कोई भी राष्ट्र परमाणु संबंधी परीक्षण नहीं करेगा और इस पर नियंत्रण करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना करने की बात भी इस संधि के अंतर्गत कही गई थी। अगर अंतिम बात देखें तो ऐसे देश जिनमें परमाणु अस्त्र निर्माण की तकनीक क्षमता है वो परमाणु शक्ति का विकास असैनिक कार्यों के लिए ही करेंगे। यानी परमाणु परीक्षण तो कर सकते हैं वे राष्ट्र, लेकिन वे परमाणु परीक्षण हथियारों के लिए नहीं करेंगे, हथियार बनाने के लिए नहीं करेंगे, किसी दूसरे पक्ष में कर सकते हैं, किसी दूसरे तकनीक में कर सकते हैं, लेकिन हथियारों और बमों के निर्माण में यह परमाणु परीक्षण नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ मुख्य बातें इस अणु अप्रसार संधि 1968 के अंतर्गत थी। इसके बाद भी एनपीटी या कई प्रकार की संधियां हुई है। तो इसके बाद अगर बात करें तो न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि 11 फरवरी 1971 को हुई थी। सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका ने इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इनके साथ ही 64 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि यानी समुद्र में कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं भेजा जाएगा, उसके लिए ये संधि हुई थी। तो 11 फरवरी 1971 को हुई थी। सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका के ने सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किए थे और इनके साथ ही 64 देशों ने और इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये समुद्र तल को न्यूक्लियर मुक्त यानी न्यूक्लियर हथियार समुद्र तल में परीक्षण के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए यह संधि हुई थी। मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि यानी मध्यम दूरी के जो हथियार है उन पर नियंत्रण लगाने के लिए 8 दिसंबर 1987 को मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि हुई थी। तो दोस्तों ये कुछ प्रयास थे निशस्त्रीकरण को लागू करने के लिए जो हमने पढ़े। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आप हमारे यह निशस्त्रीकरण टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होता है। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।